हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ फिजिक्स जंक्शन। माई सेल्फ आर चंद्रा। आज हम लोग बात करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे मैकेनिक्स में। तो इसको थोड़ा अच्छे से अगर हम लोग समझ लेंगे तो आगे हमको तकलीफ नहीं होगी। तो मैं आप लोगों को यहां पर बताने जा रहा हूं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को जानने से पहले हमें थोड़ा सा मालूम होना चाहिए व्हाट इज मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मेरे को मालूम है कि साहब, अगर कोई बॉडी जिसका की मास m है वो वेलोसिटी v1 से मूव कर रही है, जा रही है, ठीक है, तो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका जो मोमेंटम होता है p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। इतना तो मेरे को मालूम है, ठीक है। तो ये हमारे पास मोमेंटम हो गया। अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं, लेट अस सपोज यहां पर एक बॉडी जो कि जिसका कि मास m1 है, पर्टिकुलर टाइम t1 टाइम पे इस मास का वेलोसिटी v1 था। सिमिलरली आफ्टर टाइम t2 टाइम पे हमने एक टाइम मेजरमेंट किया। एक यहां पर हमारे पास ऑब्जर्वर हैं, उन्होंने बोला टाइम t1 पे ये बॉडी का मास जो m है इसकी वेलोसिटी थी v1। ओके, टाइम t2 पे, इस t2 टाइम पे इसकी वेलोसिटी हो गई v2। अब मैंने बोला कि चलो एक काम करते हैं, इसका मोमेंटम निकालते हैं यहां पे। लेट अस सपोज दिस मोमेंटम इज p इनिशियल मोमेंटम हमने कहा, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास ऑफ द बॉडी इनटू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। क्लियर? सिमिलरली यहां पर p फाइनल मैंने बोला दिस इज मास ऑफ द बॉडी इनटू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब लेट अस सपोज दिस v2, जो v2 है वो v1 से ज्यादा है। v2 क्या है? v1 से ज्यादा है। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? देखो ये सेकंड लॉ का जस्ट स्टार्टिंग है, जो बेसिक आपको बता रहा हूं फंडा। चेंज इन मोमेंटम, लेट अस सपोज दिस इज डेल्टा p, तो डेल्टा p क्या हो जाएगा? p फाइनल मोमेंटम माइनस p इनिशियल मोमेंटम। ध्यान रखना यहां पर जब मोमेंटम की जो बात करें, दिस इज कॉल्ड द लीनियर मोमेंटम, ठीक है। एक लीनियर मोमेंटम, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, इसलिए हम लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। तो यहां पर डेल्टा p इज इक्वल टू m इंटू v2 माइनस m इंटू v1 हो गया। अब मैंने m को निकाल दिया बाहर, तो ये हो गया v2 माइनस v1 हो गया। दिस इज कॉल्ड डेल्टा p। ये थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हैं, तो डेल्टा p इज इक्वल टू, मैंने बोला मास इंटू v2 माइनस v1 को मैंने बोल दिया डेल्टा v। तो चेंज इन वेलोसिटी, मास इनटू, तो यहां पर मैंने चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी निकाल दिया। ओके, अब मैंने बोला कितने टाइम में हुआ चेंज? मैंने कहा साहब जब टाइम यहां पर क्या था? t1, अभी टाइम क्या हो गया? t2। तो टाइम इंटरवल कितना हुआ? दैट इज डेल्टा t, विच इज कॉल्ड t2 माइनस t1। क्लियर? अब न्यूटन साहब ने ये बोला कि ओके, आपने इस बॉडी का मास बोला था यहां पर v1, इस बॉडी सॉरी मास m है, वेलोसिटी इसकी v1 बोली थी, मास m है, वेलोसिटी v2 बोली थी, और आपने ये भी बोला था कि v2 इज ग्रेटर देन v1। ओके, इस बॉडी की वेलोसिटी को इनहांस करने के लिए, इस बॉडी की वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए कोई ना कोई ऐसा नेट फोर्स तो लगा होगा जिसके कारण इस बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ गया। तो न्यूटन साहब ने बोला देखो साहब, सबसे पहले तो एक काम करिए, आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालिए। हमने कहा ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हो गया? हमने कहा ओके, रेट निकालने के टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो दैट इज कॉल्ड डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। ओके, उन्होंने बोला जो ये टाइम ड्यूरेशन t2 है, t1 से t2 है, दिस टाइम ड्यूरेशन इज वेरी स्मॉल। लेट अस सपोज अगर हम बोलते हैं डेल्टा t टेंड्स टू 0, तो आपको ये तो मालूम होगा कि हम लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू अगर 0 करते हैं तो डेल्टा p अपॉन डेल्टा t को हम क्या लिख देते हैं? हमने कहा साहब इसको हम लिख देते हैं dp अपॉन dt। क्लियर? तो दिस dp अपॉन dt इज नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या लिखेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, एंड दिस इज नोन एज dp अपॉन dt। इतना समझ में आ गया? ओके, तो अब हम देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में बात करते हैं। तो न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, नेट फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी। तो क्या बोलता है स्टेटमेंट? देखो न्यूटन सेकंड लॉ, अब हम बात कर रहे हैं यहां पर न्यूटन सेकंड लॉ की, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ की। अब थोड़ा ध्यान से देखना है इसको।
ठीक है, बच्चे लोग खाली बुक से पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसका इंप्लीकेशन क्या होता है वो आपको ध्यान से देखो। आज मैं इसका कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको बताऊंगा। देखो पहली चीज उन्होंने बोला न्यूटन सेकंड लॉ में, पहला चीज मैं इसको दो पार्ट में बात कर रहा हूं। पहला उन्होंने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम is directly proportional to the net force applied to the body। इसका मतलब बॉडी जो हमने अप्लाई टू दी बॉडी, जो हमने बॉडी एम मास की बॉडी ली थी, इसका इनिशियली वेलोसिटी v1 थी, हमने ली था ना, यहां पर देखो ऊपर फिगर, एम मास की जो बॉडी थी जिसका इनिशियल मोमेंटम सॉरी वेलोसिटी v1 थी, ठीक है, हमने बोला फिर t2 टाइम में उसकी वेलोसिटी v2 हो गई, ठीक है। तो मोमेंटम में इनिशियल मोमेंटम हमने ये कैलकुलेट किया था, फाइनल मोमेंटम ये कैलकुलेट किया, फिर हमने डेल्टा फी निकाला था, है ना। तो उसी के बाद हमने रेट की बात निकालती, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है। तो न्यूटन साहब ने बोला कि साहब ऐसा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी, ठीक है, ओके। दूसरी बात देखो, अभी मैं इसी से एक इक्वेशन आपको बताऊंगा। दूसरी चीज उन्होंने बोला जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स बोल रहे हैं, बट जो लीनियर मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम उसकी डायरेक्शन क्या होगी दूसरी, तो डायरेक्शन ऑफ, ध्यान से देखिए, डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज along to the direction of net force applied to the body। तो इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने बोला देखो साहब, ये आपने जो बॉडी में जब कलर चेंज कर देता हूं तो सो दैट आपको और इजीली समझ में आएगा। उन्होंने बोला साहब ऐसा है, ये जो बॉडी आप बोल रहे थे जिसका मास m था, वेलोसिटी v1 थी, अभी इस बॉडी का मास m है, वेलोसिटी इसका v2 हो गया, तो आपने बोला कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमने जो निकाला दैट इज dp अपॉन dt, ये हमने निकाला था। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी, ये पहले वाले से आ गया। दूसरी बात, डायरेक्शन इसकी क्या होगी, आप देख रहे होंगे मोमेंटम की डायरेक्शन किधर की डायरेक्शन है, क्योंकि दिस वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो मोमेंटम की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगी जो हमने निकाला था, पी m इंटू v1 निकाला था, ऐसे p फाइनल निकाला था हमने m इंटू v2, ठीक है। तो अब जब हम वेलोसिटी v2 बढ़ गई इसकी v1 से, तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p की भी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन होगी। इसका मतलब ये बोलता है कि अगर आपने किसी बॉडी की वेलोसिटी को चेंज किया, आपने इसका मतलब उसके मोमेंटम को चेंज किया, आपने उसके लीनियर मोमेंटम को चेंज किया, द डायरेक्शन ऑफ द चेंज ऑफ द लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज टू द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। इसका मतलब हमने नेट फोर्स इस डायरेक्शन में ही कहीं लगाया होगा, एफ नेट जो लगाया होगा इसी डायरेक्शन में लगाया होगा, तो ही तो इसकी वेलोसिटी v1 से v2 हुई, और वो डायरेक्शन नेट फोर्स की डायरेक्शन और चेंज ऑफ मोमेंटम की डायरेक्शन सेम रहेगी। तो इसका मतलब न्यूटन सेकंड लॉ हमको बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज, देखो अब स्टेटमेंट को देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी। तो ये हमारे पास पहला रिजल्ट निकल गया। सेकंड हमने बोला कि डायरेक्शन जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम होगा वो हमेशा अप्लाइड फोर्स के अलोंग ही होगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो अब इसको थोड़ा सा हम आगे करते हैं, अब हम इसको थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखो कैसे, हमने बोला dp अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ नेट, या हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं एफ नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt नेट फोर्स, ठीक है। अब मैंने बोला अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाना चाहता हूं तो मैं बोलूंगा एफ नेट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ले लो, k इंटू dp अपॉन dt, और ये एक्सपेरिमेंट से देखा गया है इस k की जो वैल्यू आती है वो आती है 1। तो इसका मतलब f नेट इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया, dp अपॉन dt, क्या हो गया, dp अपॉन dt। तो दिस इज कॉल्ड न्यूटन सेकेंड लॉ, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो न्यूटन सेकेंड लॉ बोलता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी, नेट फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी। क्लियर हो गया,
अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब मेरे को इतना तो मालूम है कि हमने यहां तक तो बात कर ली। हमने बोला साहब एफ नेट इज इक्वल टू डीपी अपॉन डी। मैं अभी वेक्टर नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, नॉर्मल वे में लिख रहा हूं। अब मेरे को मालूम है P इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मैंने बोला D अपॉन डी टी और P को लिख दो मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, ये एफ नेट आ गया। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं और मैं यहां पर मान रहा हूं कि बॉडी का जो मास है, मास क्या है, कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएट करते वक्त क्या होगा, मास बाहर आ जाएगा। तो हमने कहा एफ नेट, ध्यान से देखिएगा, एफ नेट इज इक्वल टू मास बाहर आ गया डी अपॉन डी टी ऑफ वी। ओके, हमने तो काइनेमेटिक्स में पढ़ा था डीवी अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो एफ नेट इज इक्वल टू, यहां से आंसर क्या आ गया, मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखूं तो एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। कितना समझ में आ गया? तो यहां तक तो बात सही है, हमने यही फॉर्मूला पढ़ा था छोटी क्लासेस में 9th और 10th में। अगर मैं बोलता हूं मास कांस्टेंट ना होके, जैसे कि केस मैं आपको वेरिएबल मास का बताऊंगा बाद में जिसमें रॉकेट प्रपल्सन आता है, तो अगर मैं बोलता हूं मास कांस्टेंट नहीं है, तब इस इक्वेशन को मैं कैसे डिफरेंशिएट करूंगा? ध्यान से देखिए, तो उस केस में मैं इस इक्वेशन को कैसे डिफरेंशिएट करूंगा? दोनों वेरी कर रहे हैं, मास भी वेरी कर रहा है और वेलोसिटी वेरी कर रही है। ओके, चलो, हमने कहा भाई, हमने इतना तो मालूम था, न्यूटन साहब ने बोला था एफ नेट इज इक्वल टू डीपी अपॉन dt। वेक्टर नहीं लिख रहा हूं बार बार, तो क्योंकि वो हौच पौच हो जाएगा। अब मैंने कहा d अपॉन dt ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। ओके, नाउ ये एफ नेट हुआ। तो अब इसको मैं अगर आगे डिफरेंशिएट करूं, अब यहां पर मेरे पास मास यहां पर कांस्टेंट नहीं है, मास भी वेरी कर रहा है और क्या कर रहा है, वेलोसिटी वेरी कर रही है। तो जब दो वेरिएबल्स होते हैं तो मेरे को मालूम है डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या होता है। पहले हम एक को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि हमने m को कांस्टेंट मान लिया, dv अपॉन dt कर दिया, फिर मैंने वेलोसिटी को कांस्टेंट मान लिया, dm अपॉन dt कर दिया। ये हो गया एफ नेट। एक्चुअली में देखा जाए तो जनरलाइज फॉर्मूला यही है, और इसी dv अपॉन dt को हम a बोल देते हैं, बोलते नहीं बोलते? तो यहां पर अगर मैं बोलता हूं, अब ये जनरल फॉर्मूला हो गया, ये क्या हो गया, एक जनरल फॉर्मूला ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। क्लियर, समझ में आ गया? अब इसी फॉर्मूले में अगर मैं बोलता हूं, अगर मैं मास को कांस्टेंट रख दूं, अगर मैं मास को अगर मैं इसी जनरल फॉर्मूले मास को मैं कांस्टेंट रख दूं, मान लीजिए मास को अगर मैं कांस्टेंट रखता हूं तो dm अपॉन dt क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहां क्या होगा, m इंटू डी। तो मास अगर कांस्टेंट है तो एफ नेट इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा m इंटू dv अपॉन dt, बिकॉज कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये टर्म तो 0 हो जाएगा, पूरा सेकंड वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब मेरे पास आ जाएगा एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गया? तो न्यूटन्स का जो फॉर्मूला हम लोग F इक्वल टू ma लगाते हैं, उन सब में हम लोग क्या देखते हैं कि मास हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। अब देखो, चलो इसको कैसे देखते हैं। मान लीजिए अब मैंने न्यूटन का फॉर्मूला क्या निकाला, यहां पर F इज इक्वल टू m इंटू a निकाल दिया। अब तो सिंपल सा चीज है, ये हमने निकाला। लेकिन ध्यान में रखना, ये फॉर्मूला हम कब अप्लाई करेंगे, F इक्वल टू m इंटू a, जब मास क्या रहेगा, बॉडी का कांस्टेंट रहेगा। अगर बॉडी का मास कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल मास है, तो उस केस में हम लोग अपना जनरल फॉर्मूला ही लगाएंगे। क्लियर? नाउ अब इसमें मैंने एक एग्जांपल दे दिया। लेट अस सपोज ये एक बॉडी है जिस पे मैंने की 40 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब 40 न्यूटन, इस बॉडी का मास है 4 kg, कितना है, 4 kg। तो मेरे को बोला कि इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो, तो ये तो आप 9th क्लास में करते ही थे। वी नो दैट F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। F कितना लगा, 40 न्यूटन का, मास हो गया 4 kg, एक्सेलरेशन हो गया a, तो यहां से a इक्वल टू आ गया कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। क्लियर? चलो, अच्छा चलो इसी क्वेश्चन में बोलता हूं, चलो यही यहां मैंने 40 लगाया था, मैंने बोला ये बॉडी है। अगला एग्जांपल देख लो, इसमें मैंने इधर से तो फोर्स लगाया 40 न्यूटन, इधर से फोर्स लगाया मैंने 20 न्यूटन, बॉडी का मास 4 kg। अब मेरे को बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा। ओके, अब मैंने जो इससे पहले आपको बोला था नेट फोर्स
एफ नेट इज इक्वल टू, इसको मैं बोलता हूं एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब हम नेट फोर्स की बात कर रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं यहां पर ये जो फोर्स लग रहा है ये 40 न्यूटन का लग रहा है, इधर की साइड फोर्स कितना लग रहा है 20 न्यूटन का, तो एफ नेट कितना हो गया, एफ नेट इज इक्वल टू 40 न्यूटन। इधर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, इधर की डायरेक्शन को निगेटिव ले लो। एफ नेट फोर्स कितना हो गया 40 माइनस 20, तो दिस इज इक्वल टू 20 न्यूटन। अब ये बताओ ये जो 20 न्यूटन का फोर्स किधर की साइड लग रहा होगा, वो नेट फोर्स इधर की साइड लग रहा होगा, लग रहा होगा ना लग रहा होगा। तो नाउ एक्सेलरेशन, अगर नेट फोर्स इधर की साइड लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी इसी साइड को होगा, ठीक है। तो अब मैं बोल सकता हूं F इज इक्वल टू ma से मैं बात कर सकता हूं F क्या है F नेट कितना गया 20, मास कितना है 4 kg इंटू एक्सेलरेशन। इससे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मेरे पास आ गई 20/4, तो 4 5 20, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किधर की तरफ, इधर की तरफ। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो ये अब यहां पर मेरे को एक चीज और देखनी है, तो अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं। देखो अब मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। लेट अस सपोज ये मेरे पास एक ट्रेन है, क्या है, एक ट्रेन है, ये ट्रेन जा रही है, ट्रेन में एक सज्जन है, ठीक है, बैठे हुए हैं, चलो खड़े ही समझ लो इनको। तो ट्रेन का डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है, ठीक है। तो इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा हो। इस सज्जन के हाथ में एक पत्थर है, क्या है, एक पत्थर, स्टोन। तो जब ट्रेन जा रही है, इस ट्रैक पे जा रही है ट्रेन, इस ट्रैक पे जा रही है, तो इन्होंने क्या किया, अभी आप लेट अस सपोज यहां पर एक्सेलरेशन कुछ ना है, एक्सेलरेशन है मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। तो इस बॉडी का मास m है। जब ये इस m मास की बॉडी को यहां से रिलीज करते हैं, छोड़ देते हैं, तो इस बॉडी पे क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस केस में जब ये बॉडी को इन्होंने यहां से छोड़ दिया, रिलीज कर दिया बॉडी को, एम मास की बॉडी को, तो ये जो एम मास की बॉडी को जब इन्होंने रिलीज किया, तब जैसे ही इसको रिलीज करेंगे उस वक्त इस पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लग रहा होगा, ठीक है। तो जैसे इसको रिलीज करेंगे तो यहां पे बॉडी पे खाली एक एक्सेलरेशन कौन सा लगेगा, ग्रेविटी, ठीक है। तो वो जो एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन से पहले ये दोनों जा रहे थे, उसी एक्सेलरेशन से वो एक्सेलरेशन यहां पर नहीं लगेगा। इमीडिएटली बॉडी जैसे ही हमने यहां पर से छोड़ी इन्होंने, तो वो बॉडी पे छोड़ते ही रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो बॉडी क्या होगा, उस पर कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ। जो एक्सेलरेशन ये लग रहा था पहले ए, ये तो हो गया 0। तो इसका मतलब हम बात कर सकते हैं कि जब भी कोई बॉडी एफ, अगर हम इसमें इस बॉडी में अभी हम अगर बात करें, स्टार्टिंग में बॉडी में क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा था, जैसे हमने इसको रिलीज कर दिया वो एक्सेलरेशन गायब हो गया। इट मींस हम बोल सकते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन है F इक्वल टू ma, जो रिलेशन इस बॉडी के लिए है, दिस इज वन ऑफ द लोकल रिलेशन। मतलब लोकल रिलेशन का मतलब क्या है, जब तक ये बॉडी इस ट्रेन के साथ थी, इस आदमी के हाथ में रखी हुई थी, तब तक इसका फोर्स इक्वल टू हम मास इंटू एक्सेलरेशन कहेंगे। लेकिन जैसे ही इसको रिलीज कर दिया, तब F इज इक्वल टू ma उधर की तरफ नहीं रहेगा, एक्सेलरेशन इमीडिएटली 0 रहेगा, इसकी मेमोरी में वो एक्सेलरेशन तो रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो ये था न्यूटन सेकंड लॉ, जिसमें कि हम लोग आगे क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, न्यूटन सेकंड लॉ जो हमने बोला, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और दिस फोर्स इज नेट फोर्स। हमेशा ध्यान रखना, नेट फोर्स, हमेशा इसको नेट फोर्स ध्यान में रखना, ठीक है। तो ही जाके, और यही जो फोर्स है, जब हम किसी बॉडी के मोशन को, बॉडी मोशन कर रही है, उसकी वेलोसिटी में हमने चेंज किया, वेलोसिटी में चेंज करने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं वेलोसिटी v1 से वेलोसिटी v2 कर दी, इसका मतलब मैं इसको एक्सेलरेट कर रहा हूं। जरूरी नहीं मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, हो सकता है मैं बॉडी में रिटार्डेशन की भी बात कर सकता हूं, हो सकता है हम बॉडी में रिटार्डेशन की भी बात कर सकता हूं। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, हम उसमें रिटार्डेशन की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर अब हाँ, रिटार्डेशन की बात जरा करें, थोड़ा चलो इसको समझते हैं, रिटार्डेशन क्या है भैया, इसको जरा समझते हैं। देखो, अच्छा सुनो, मान लीजिए, अब इसको भी चलो मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए कि बॉडी ये है, जिसका कि मास m1 है। अभी इसकी वेलोसिटी यहां पर क्या थी मेरे पास, v1, क्या थी वेलोसिटी v1, और अभी इसकी वेलोसिटी हो गई, मास इसका m ही मानो, अभी मास m मानो, मास को वेरी नहीं करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी इसकी हो गई v2। अब पहले के यहां पर v2 इज लेस देन v1, इसका मतलब क्या हो रहा, कोई ना कोई फोर्स ऐसा लग रहा होगा इस बॉडी पे जो कि इसकी वेलोसिटी को कम कर रहा है,
कोई ना कोई ऐसा फोर्स लग रहा होगा, नेट फोर्स लग रहा होगा, तो एफ नेट यहां पर प्रेजेंट तो है जो कि इसकी वेलोसिटी को कम कर दिया है। तो जब वेलोसिटी कम हो रही है, जब एक केस ऐसा होता है जब मेरी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी और वेलोसिटी मेरी होगी 6 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब मेरा वेलोसिटी बढ़ गई है। वेलोसिटी बढ़ गई है तो इसका मतलब मेरे पास चेंज इन वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर टाइम में आएगा, तो मैं बोलूंगा एक्सेलरेट हो रही बॉडी में एक्सेलरेशन है। अब मैं बोलता हूं बॉडी की वेलोसिटी शुरू में इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है और अभी हो गई 2 मीटर पर सेकंड, तो यहां पे वेलोसिटी में एक्सेलरेशन ना होके उसको हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। इसका मतलब रिटार्डेशन, अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही, कम हो रही है, तो फोर्स कहां की तरफ लग रहा होगा, यानी कि बॉडी की जो मूवमेंट है उसके अपोजिट लग रहा होगा, इसीलिए तो बॉडी की वेलोसिटी कम होगी। अभी वेलोसिटी कम क्यों होती है आगे हम आपको पढ़ाएंगे। फ्रिक्शन, उधर भी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए इस चैनल पे, ठीक है। मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा और उसके बाद में इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हम साथ साथ करते ही जाएंगे। तो इसके बाद अगला जो टॉपिक मेरा रहेगा दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ। देखना, आपने न्यूटन थर्ड लॉ जिस ढंग से पढ़ा और जिस ढंग से मैं बताऊंगा, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस, ठीक है। ये जरा ध्यान में रखना, बट वो छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं उसको तुम बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, आपका मेन का क्वेश्चन आए, आपका एडवांस का क्वेश्चन आए, आप वहां गलती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले चैनल में, अगले वीडियो में अपने, और तब तक आप इसको रिवाइज कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है फिजिक्स जंक्शन बाय आर चंद्रा, ओके।